औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं रेस्पिरेशन को कि व्हाट इज़ एक्चुअली द रेस्पिरेशन। इन केस ऑफ द रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशंस आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, ब्रीदिंग, जिसे ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन भी कहा जाता है। नंबर सेकंड, दैट इज़ द सेलुलर रेस्पिरेशन, जो बायो एनर्जेटिक्स के यूनिट में मैं आपको टीच करूँगा, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान मौजूद बॉन्ड स्प्लिट होता है और उसके ब्रेक डाउन होने से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसे सेल यूटिलाइज करते हैं अपने डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में। हमारा कंसर्निंग टॉपिक है ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, जिसके हम पहले मैकेनिज़्म को स्टडी करेंगे। ब्रीदिंग को डिवाइड किया जा रहा है इनटू द इनहेलेशन। इनहेलेशन को इंस्पायरेशन भी कहा जाता है, दैट इज़ वन, एंड दिस इज़ द सेकंड। एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन को एक्सपायरेशन भी कहा जाता है। अब इनहेलेशन क्या है? इनटेक ऑफ ऑक्सीजन को इनहेलेशन कहा जाता है। इट इज़ एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस किस प्रोसेस को कहते हैं? जिसमें सिस्टम से एनर्जी को यूज़ किया जाता है। अब आप देखें, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि जो मसल्स हैं इन केस ऑफ द इनहेलेशन, वो यूज़ कर रहे होते हैं प्रॉपर एटीपी को जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। डायग्राम को ज़रा आप फोकस कीजिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे आप देखें, इनहेलेशन और इंस्पिरेशन में हम लोगों ने यहाँ पे स्केच किया है रिब केज को। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस इज़ द रिब केज। आप जानते हैं कि यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर होगी, दिस इज़ द वर्टिब्रल कॉलम। अब रिब केज में मौजूद हैं लंग्स, और लंग्स का जो फ्लोर है उसे बोलते हैं डायफ्राम, दैट इज़ द डायफ्राम। ये एक स्केलेटल मसल है। आप गौर करें, इस डायफ्राम को टू मसल्स अटैच हैं, जिसे हम फ्रेनिक मसल कह रहे हैं। इन केस ऑफ द इनहेलेशन, क्योंकि कंट्रैक्शन होनी है, तो ये जो फ्रेनिक मसल हैं, ये डायफ्राम को ऑनवर्ड अपवर्ड मूव करेंगे और डायफ्राम भी फ्लैट हो जाएगा। आप देखें, जब डायफ्राम फ्लैट होगा तो मीनवाइल क्या होगा कि जो रिब्स हैं, उन रिब्स की तादाद आप जानते हो 12 पेयर्स हैं, और रिब्स के दरमियान मौजूद हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी कंट्रैक्ट करेंगे। जो रिब केज या थोरेसिक कैविटी है वो एलिवेट होगी, वो मूव करेगी अपवर्ड एंड आउटवर्ड। जब रिब केज अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव करेगा तो ओब्वियसली क्या होना है कि रिब केज का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। स्टूडेंट, आप जानते हैं कि जब रिब केज का वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। अब अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें, वो 1 होता है, यानी 760 mmHg। इन केस ऑफ प्रेशर क्या होता है कि जो रिब केज है उसमें मौजूद जो लंग्स हैं, याद रखिएगा, लंग्स एयर को ना पुश करते हैं ना पुल करते हैं। दीज आर द मसल्स, फ्रेनिक मसल, डायफ्राम फ्लैट हो गया, इंटरकोस्टल मसल रिब केज के वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर रही हैं, उसकी वजह से प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा है, नेगेटिव पार्शियल प्रेशर प्रोड्यूस हो जाता है। जब नेगेटिव पार्शियल प्रेशर प्रोड्यूस होगा तो आप देखें लंग्स में जो एयर प्रेशर है वो कम है और आउटसाइड द एनवायरनमेंट ज़्यादा है। व्हाट विल बी हैपन? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ एयर मूव करेगी। सिंपली हम क्या कहेंगे? द एयर रश इनटू लंग्स, दिस इज़ द इनहेलेशन, सिंपल। जबकि इन केस ऑफ द एक्सहेलेशन हम लोग बात कर रहे हैं कि डायफ्राम भी रिलैक्स है, इंटरकोस्टल मसल भी रिलैक्स हैं, और आप जानते हैं कि जब रिलैक्स फॉर्म के अंदर ये डायफ्राम होगा तो वो मोर डोम लाइक होगा। जब वो मोर डोम लाइक होगा, इन केस ऑफ दैट यू कैन सी हियर कि रिलैक्स हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स, डायफ्राम रिलैक्स, डायफ्राम क्या हो गया? मोर डोम लाइक हो गया। तो रिब केज क्या होगा? रिब केज डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मूव करेगी, और आप जानते हैं कि ड्यू टू दैट रिब केज वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा,
प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। व्हाट हैपन, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होना शुरू हो जाएगी। दिस इज सिंपल एक्सेलेशन जिसमें किसी किस्म की एटीपी को यूज़ नहीं किया गया। स्टूडेंट, आपने इनहेलेशन को पढ़ा, आपने एक्सेलेशन को पढ़ा, एक टॉपिक आ जाता है फोर्सफुल एक्सपायरेशन। अक्सर ही आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि जी फोर्सफुल एक्सपायरेशन क्या है। पहला एमसीक्यू तो आपके जहन में होना चाहिए कि दिस इज़ आल्सो द एक्टिव प्रोसेस। इसमें क्या हो रहा है, आप देखें ये जो रेड कलर में है ये ओरिजिनल साइज़ है किसका, डायफ्राम का भी और रिब केज का भी। होता क्या है कि अगर फोर्सफुली एक्सपायरेशन करना पड़े तो जो रिब केज है उस रिब केज को ये जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, उस जगह मैंने बात की थी एक्सटर्नल की, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ इंटरनल की। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो हैं वो रिब्स को मज़ीद क्या करेंगे, यू नो के रिलैक्स फॉर्म के अंदर रखेंगे, जिसकी वजह से जो ओवरऑल रिब केज है वो मोर इनवर्ड और डाउनवर्ड मूव करेगा। और जो डायफ्राम में आप देखें वो ऑलरेडी रिलैक्स फॉर्म में डोम लाइक है, वो मोर डोम लाइक हो जाएगा। जब वो मोर डोम लाइक होगा और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स भी रिब केज को मोर इनवर्ड और डाउनवर्ड कर रही हैं तो वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी डिक्रीज हो जाएगा। जब वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या होना है, एक्टिव प्रोसेस होने हैं। आप देखिए मसल यूज़ हो रहे हैं, कौन से मसल यूज़ हो रहे हैं, नंबर 1 इंटरकोस्टल मसल, एनर्जी यूज़ करेंगे। कौन से यूज़ हो रहे हैं, डायफ्राम स्केलेटल मसल और अगेन एब्डोमिनल मसल जो पुश कर रहा होता है डायफ्राम को ताकि वो मोर डोम लाइक हो जाए। जितना ज़्यादा डायफ्राम डोम लाइक होगा उतना ही ज़्यादा चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ होगा, और जितना वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा उतना ही प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। इसे कहा जाता है फोर्सफुल एक्सपायरेशन, जिसमें बाकायदा एटीपी को यूज़ किया जाता है। फर्दर मोर आप देखें स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक था रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इन केस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोगों ने डिटेल के साथ स्टडी करना है एनाटॉमी को और उसकी फिजियोलॉजी को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पार्ट स्टडी कर लेते हैं। अगर हम रेस्पिरेटरी ट्रैक को स्टडी करें तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो पहला पार्ट आ जाता है उसे कहते हैं एयर पैसेज वे। एयर पैसेज वे में जो स्ट्रक्चर्स हैं वो 2 नॉस्ट्रल्स हैं, 2 नेजल कैविटीज़ हैं, एक चैम्बर है फेरिंक्स, देन एपिग्लॉटिस है। रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो सेकंड पार्ट आ जाता है उसे बोलते हैं कंडक्टिंग पैसेज। कंडक्टिंग पैसेज जो लंग्स का राब्ता आउटर साइड से कर रहा है, एनवायरनमेंट से कर रहा है। ये आपका एमसीक्यू भी आ जाता है कि लंग्स को एनवायरनमेंट के साथ कौन जोड़ रहा है, वो कंडक्टिंग पैसेज है। कंडक्टिंग पैसेज में ट्रैकिया आ जाता है। ट्रैकिया को यहाँ पे मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अपर पार्ट एंड अगेन द लोअर पार्ट। अब अपर पार्ट की अगर हम बात करें तो अपर पार्ट में आप देखें क्या चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ग्लॉटिस मौजूद है, यहाँ पे वॉइस बॉक्स, साउंड बॉक्स, लेरिंक्स मौजूद है, यहाँ पे ब्रोंकस मौजूद है जो अभी लंग्स में दाखिल नहीं हुआ। जब वो लंग्स में दाखिल हो जाता है उसे ब्रोंकाई बोलते हैं। ट्रेशरी ब्रोंकियोल मौजूद हैं। ये सब जो हैं एक्चुअली द अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया में मौजूद होते हैं। स्टूडेंट, फिर हम आ जाते हैं लोअर पार्ट ऑफ ट्रैकिया। जब हम लोअर पार्ट ऑफ ट्रैकिया की बात करते हैं तो लोअर पार्ट ऑफ ट्रैकिया में, ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, लोअर पार्ट ऑफ ट्रैकिया में रेस्पिरेटरी पैसेज होता है। अब रेस्पिरेटरी पैसेज में क्या होता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स होते हैं, एल्वियोलर डक्ट होते हैं। एल्वियोलर डक्ट में एल्वियोलाई मौजूद हैं जो कि स्ट्रक्चरल यूनिट है लंग्स का। इसमें एयर सैक्स मौजूद होती हैं जो कि फंक्शनल यूनिट है लंग्स का। और फर्दर हम लोग थोड़ी सी डिटेल देखते हैं अबाउट द नेजल कैविटी। देखें स्टूडेंट, यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर बनाई, ये नॉस्ट्रल है। आप जानते हैं कि नॉस्ट्रल की तादाद 2 है। स्टूडेंट पूछ लेते हैं कि नॉस्ट्रल से ही एयर क्यों इन होती है, माउथ से क्यों नहीं होती। तो माउथ जो है दिस इज़ नॉट द चेक पोस्ट, ना इसके पास कोई हेयर्स हैं, ना इसके पास कोई सीलिएटेड एपिथेलियम है। लिहाजा माउथ के ज़रिए जब हम सांस लेते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह डायरेक्ट हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक से होते हुए एल्वियोलाई को डैमेज कर रहे होते हैं।
लिहाजा नेचर ने डिज़ाइन किया कि नॉस्ट्रल्स हैं, नॉस्ट्रल्स में बाकायदा हेयर और म्यूकस मौजूद होती है। हेयर का फंक्शन होता है कि लार्ज डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करना, और म्यूकस ने क्या करना है, म्यूकस सिंपली हम लोग कह रहे हैं कि स्टिकी इन नेचर है, उसमें लिम्फोइड सेल्स होते हैं जो डिफरेंट किस्म के पैथोजन को किल कर देते हैं, यानी प्रोटेक्शन का रोल प्ले कर रही है। नॉस्ट्रिल के बाद नेजल कैविटीज़ आ जाती हैं जिनकी तादाद 2 हैं, और आप देखिएगा ये आपके MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि ईच नेजल कैविटी फर्दर डिवाइड हो जाती है इनटू 3 पैसेजेस। अब 2 नेजल कैविटी में कितने पैसेजेस होंगे? 6। अगर हम कहें कि लेट्स सी दिस इज़ द नॉस्ट्रिल और ये नेजल कैविटी का पहला हिस्सा है जिसे हम वेस्टिब्यूल कह रहे हैं, ये सीलिएटेड एपिथेलियम है, और इस सीलिएटेड एपिथेलियम विद म्यूकस है। इस सीलिएटेड एपिथेलियम और म्यूकस ने क्या करना है रिस्पेक्टिवली देखें, सीलिएटेड एपिथेलियम स्मॉल डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करेगा, ये डिफरेंस आ गया। नॉस्ट्रिल लार्ज डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर रहा था, यहाँ पे डिफरेंट आ गया। हम कह रहे हैं कि ये स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर रही है नेजल कैविटी का पहला हिस्सा, और म्यूकस लाइनिंग क्या कर रही है? प्रोटेक्शन कर रही है। मैंने बताया लिम्फोइड लिम्फेटिक सिस्टम यहाँ पर मौजूद होता है, और सेम जो डिफेंसिव रोल है, डिफेंसिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम, लिम्फोइड मैसेज यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो एज अ होल अगर हम देखें तो जो सेकंड पार्ट है नेजल कैविटी का वो फिल्ट्रेशन में और एज वेल एज प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व है। अगर हम मिडल पार्ट की बात करें इसकी, तो हम लोग कहते हैं कि दिस इज़ इन्वॉल्व इन द थर्मो रेगुलेशन, ये थर्मो रेगुलेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं। अब थर्मो रेगुलेशन में अगर एयर कोल्ड है तो आप देखें नेजल कैविटी के इस हिस्से में रिच सप्लाई में ब्लड कैपिलरीज हैं, और इन ब्लड कैपिलरीज में ब्लड फ्लो हो रहा है। आप जानते हैं जब ब्लड फ्लो करता है तो हीट को डेसिपेट करता है, और ये हीट क्या कर रही है? इस कोल्ड एयर को चेंज कर रही है किस में? बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग एयर में, ताकि रेस्पिरेटरी ट्रैक को किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुँचे। फर्दर देखिए अगर वार्म एयर है तो आप जानते हैं म्यूकस लाइनिंग है, मॉइस्चरिंग होगी वाटर के ज़रिए, एवेपोरेशन होगी, और दैट कॉज कूलिंग। व्हाट्स इट्स मीन कि जो वार्म एयर थी उसे कन्वर्ट किया जा रहा है बॉडी टेम्परेचर पे। बॉडी टेम्परेचर सेट पॉइंट 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और नैरो रेंज 36.1 डिग्री सेंटीग्रेड से 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। जो थर्ड पार्ट आ जाता है इसका, इस थर्ड पार्ट के साथ आप देखें एक लोब लाइक स्ट्रक्चर है, इसे यूवल्वा कहते हैं। वैसे तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन ये यूवल्वा क्या कर रहा है? ये इस नेजल कैविटी को क्लोज कर रहा है ताकि स्वेलोइंग के दौरान कोई पार्टिकल यहाँ दाखिल ना हो सके। अब आप देखें ये जो थर्ड पार्ट है, नंबर 3 लास्ट पार्ट है जो नेजल कैविटी का, इसे हम ओल्फैक्टरी पार्ट कहते हैं। इसे हम ओल्फैक्टरी पार्ट इसलिए कह रहे होते हैं कि ये ओल्फैक्टरी मेम्ब्रेन का बना हुआ है। इस हिस्से ने क्या करना होता है? स्मेल करना होता है। अब अगर ओवरऑल आपसे फंक्शन पूछे जाएं नेजल कैविटी के, तो आप देखें नेजल कैविटी के फंक्शन में एज अ होल, मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, नेजल कैविटीज़ के क्या रोल हैं, क्या फंक्शन है, आप देख सकते हैं। दिस इज़ स्मेल, ओलोफैक्टरी सेंसेस की वजह से। सेकंड प्रोटेक्शन, इम्यून सिस्टम मौजूद होता है, डिफेंस लाइन सिस्टम मौजूद होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन में। फिल्ट्रेशन, एयर को जर्म फ्री, डस्ट फ्री बनाया जाता है। और नंबर डेल्टा पे आप देखें हम लोगों ने राइट किया था कि यहाँ पे स्मेल, प्रोटेक्शन, फिल्ट्रेशन, और एक और पॉइंट हम यहाँ पर स्टडी कर रहे थे, फिल्ट्रेशन, प्रोटेक्शन, मॉइस्चर करना, एयर को मॉइस्चरिंग करना यानी थर्मो रेगुलेशन, ये रहा वो पॉइंट। तो दिस इज़ एक्चुअली द नेजल कैविटी फंक्शन। तो स्टूडेंट इसकी डिटेल इंशाल्लाह हम लोग एनाटॉमी की और फिजियोलॉजी दोनों की डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।